Good morning, dear students. I am Ajay Pandey, your SST teacher. Today I will teach you the fourth and last chapter of your SST Economics, and the name of the topic is Food Security in India. Chapter number 4 that we will read today. Name of the chapter is Food Security in India. हिंदी में से कहेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। आपकी बुक मेरे हाथ में है। मैं रीडिंग के साथ साथ आपको समझाऊंगा कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है और भारत को लेकर इस पर क्या विचार हैं जो इस बुक में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो बुक में आपको दिया गया है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हम 3 शब्दों के माध्यम से समझेंगे। जो पहली चीज़ है वह है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी कि हिंदी में कहेंगे उपलब्धता। उपलब्धता। जो सेकंड थिंग है वह है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच। पहुंच अभी बाद में हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्ट में हम देखते हैं कि व्हाट डज मीन ऑफ फूड सिक्योरिटी। द थर्ड थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इसको हिंदी में कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी भारत में जितने भी लोग हैं, टू ऑल पीपुल, यहाँ भी लिख सकते हैं टू ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स। तो भारत में जितने भी लोग हैं, टू ऑल पीपुल एंड एट ऑल टाइम, सभी समय पर, यानी जब जब भोजन किया जाता है। सामान्यतः इंडिया में लोग भोजन 2 समय करते हैं, सुबह और रात के वक्त। तो दोनों ही समय भारत में जितने भी लोग हैं उनके पास क्या हो, फूड की क्या होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी उनके पास भोजन उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, हर व्यक्ति की फूड तक पहुंच होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पावे, यानी हर व्यक्ति के पास भोजन करने का उपलब्ध यानी पर्याप्त मात्रा में सामग्री होनी चाहिए। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, यानी हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य हो कि वह अपने लिए 2 जून की रोटी का प्रबंध कर सके। तो अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी हर व्यक्ति के पास भोजन क्या हो, अवेलेबल हो, यानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, यानी हर व्यक्ति की भोजन तक पहुंच होनी चाहिए। तीसरा क्या है, अफोर्डेबिलिटी, यानी हर व्यक्ति अपने लिए भोजन का प्रबंध करने में सामर्थ्य यानी सक्षम होना चाहिए। तो ये मतलब हुआ फूड सिक्योरिटी का। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल 2 जून की रोटी उपलब्ध होना ही नहीं है। इसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी का बहुत बृहद मतलब यानी कि मीनिंग होता है। हम उसको भी समझ लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी डज नॉट मीन ओनली ए 2 स्क्वायर ऑफ मील, यानी 2 जून की रोटी भर मतलब नहीं है। 2 स्क्वायर ऑफ मील यानी 2 जून की रोटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल 2 जून की रोटी से नहीं है, इसका बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। हम उसको समझते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, यानी देश में जो भोजन है उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। फूड यानी कि अनाज, फूड ग्रेन्स,
फूड का मतलब यहाँ फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज हमारे देश में कितना उपलब्ध हो रहा है और देश की आबादी कितनी है उसके रेशियो में देखा जाता है कि फूड अवेलेबिलिटी का जो मतलब होता है वह होता है फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। सेकेंड जो मीनिंग इसमें दिया गया है फूड इम्पोर्ट्स। फूड इम्पोर्ट्स का मतलब होता है आयात। जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और जब अपने देश से कोई चीज़ बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। जब हम बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट, लेकिन जब अपने देश से चीज़ों को बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो फूड अवेलेबिलिटी में जो पहला पॉइंट था वो था फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। सेकंड थिंग है फूड इंपोर्ट, यानी हम बाहर से कितना फूड मटेरियल मंगा रहे हैं अपने देश में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में जो फूड प्रोडक्शन हो वह पर्याप्त यानी सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम फूड को इंपोर्ट करें। एंड द थर्ड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर स्टॉक। प्रीवियस ईयर स्टॉक यानी इसके ठीक वाले वर्ष में, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2021 में हमारी गवर्नमेंट के पास कितना फूड स्टॉक है। क्योंकि आप जानते हैं सरकारें खरीदारी भी करती हैं किसानों से। अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा था, इसी मुद्दे को लेकर चल रहा था कि एमएसपी को लेकर, जिसमें इस चैप्टर में हम आज एमएसपी पर भी चर्चा करेंगे। तो तीन चीज़ें आती हैं फूड अवेलेबिलिटी में। पहला है फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, देश में फूड का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड थिंग फूड इंपोर्ट्स, यानी देश में बाहरी देशों से कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी देश में जो अनाज है उसका पहले पूर्व वाले वर्ष में हमारे पास कितना स्टॉक बचा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द food. Now second thing is accessibility that we have discussed a few moment ago. What do you understand by accessibility, जिसे हम कह रहे थे कि पहुंच, हर व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, accessibility यानी पहुंच होनी चाहिए फूड तक। तो accessibility means food is within reach of every person. Food within the reach of every person. फूड एक्सेसिबिलिटी का जो मतलब होता है वो होता है फूड विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी भारत में हर व्यक्ति के पास भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वह व्यक्ति आसानी से 2 जोन का भोजन कर सके। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड एक्सेसिबिलिटी। नाउ वी विल discuss about the third factor of food security, that was the affordability. So we will discuss the next point, that is affordability. We will understand what is affordability. So affordability means, that has been given in your book, is that an individual has enough money to buy an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. What is the meaning of affordability? Affordability means, हमने बात की सामर्थ्य होती है, क्या होती है, सामर्थ्य यानी कि क्षमता। The definition of affordability will be, an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs, यानी एक व्यक्ति की भोजन की जो आवश्यकता है उस
आवश्यकता वाले भोजन की मात्रा को पर्याप्त मात्रा यानी सफिशिएंट मात्रा, और कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यानी जो अनाज या भोजन हमको मिले वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, न्यूट्रियस होना चाहिए। न्यूट्रियस का मतलब होता है पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर, न्यूट्रियस का जो मीनिंग होता है। तो हर व्यक्ति के पास जो भोजन की डाइटरी नीड्स यानी उसके जो भोजन की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसे सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में, दूसरी चीज़ है सेफ यानी कि सुरक्षित, और तीसरी चीज़ है न्यूट्रियस यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर जो भोजन की मात्रा है उसके पास पहुंचनी चाहिए। यानी इतना पैसा उस इंसान के पास हो कि वह अपने ज़रूरत का जो भोजन है उसको बाय कर सके, खरीद सके। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अफोर्डेबिलिटी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, that is why food security. The next point is why food security. आखिर हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? हम जो चर्चा कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं तो आप नोट कर सकते हैं। So I am talking about why do we need food security. हमें फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है? What is the need of food security? Food security is needed because the poorest section of the society faces फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, समाज का जो गरीब तबका है खाद्य सुरक्षा से वही चिंतित होता है, क्योंकि उसी के समक्ष जो है फूड सिक्योरिटी की समस्या रहती है। समाज का जो गरीब पुअर सेक्शन है उसके पास भोजन का पर्याप्त जो है कि सामर्थ्य नहीं होती, उसकी पहुंच नहीं होती। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को दुकानें पर काम करते हुए, अगर उनके पास फूड सिक्योरिटी होती तो शायद वो बच्चा दुकान पर काम नहीं करता। आपने मजदूरों को भी देखा होगा बाज़ारों में, जो दिन भर कहीं काम के लिए इधर उधर भटकते हैं। इसका अर्थ यही है कि उनके पास जो है फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो उस पुअर सेक्शन को फूड अवेलेबल कराने के लिए हमें फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोवे। यानी किसी भी दिन ऐसा कोई कंडीशन आवे कि एनी पर्सन इज फोर्स्ड टू स्लीप विदाउट फूड, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फीड दैट पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नाउ समटाइम्स वी आल्सो सी दैट पीपुल एबव द पुअर्टी लाइन। यह आवश्यक नहीं है कि केवल समाज का गरीब तबका ही फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हो या परेशान हो। कभी कभी अक्सर ऐसा समय आता है कि जो लोग हैं जो पुअर्टी लाइन के ऊपर हैं, दे आल्सो फेस फूड सिक्योरिटी। हाउ डू द पीपुल अबव पॉवर्टी लाइन फेसेस द फूड सिक्योरिटी? यानी अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि वे लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं वे फूड सिक्योरिटी का सामना कैसे करते हैं, और ऐसा उनके सामने ऐसी समस्या आती क्यों है। तो आपने देखा होगा कभी कभी देश में नेशनल डिजास्टर या कैलेमिटी, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपदा के समय वे लोग भी जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं वे भी फूड सिक्योरिटी जैसी समस्या का सामना करने को विवश हो जाते हैं। अब राष्ट्रीय आपदा में कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। राष्ट्रीय आपदा में आप लिख सकते हैं अर्थक्वेक को, यानी कि भूकंप को ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं ड्रफ को। ड्रफ का मतलब होता है सूखा, और अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। यानी देश में यदि भूकंप आ जाए तो पीपुल एबव द पॉवर्टी लाइन आल्सो फेसेस फूड सिक्योरिटी। सेकंड थिंग, यदि देश में ड्रफ यानी कि सूखा पड़ जाए, देन
also the people above poverty line faces the food security. Third is flood. यदि देश में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ जैसी राष्ट्रीय आपदा के आने पे भी people above the poverty line faces the problem of food security. Now next thing is सुनामी. यदि देश में सुनामी जैसी समस्या आ जाए तो तब भी पीपुल, अच्छे भले लोग भी, बेटर टू डू पीपुल यानी समृद्ध लोग भी क्या करते हैं, फूड सिक्योरिटी का सामना करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज वाइड स्प्रेड. वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ फूड प्रोडक्शन. यदि देश में खाद्यान्न उत्पादन में अचानक तीव्र गिरावट आ जाए, यानी उम्मीद के मुताबिक देश में खाद्यान्नों का प्रोडक्शन ना हो पावे, उस समय भी पीपुल अबव द पॉवर्टी लाइन आल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी. बट जनरली द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फेसेस फूड सिक्योरिटी और मोस्ट ऑफ द टाइम. And the next point that has been given in your book is how is food security affected during a calamity. यानी नेशनल कैलेमिटी जिन पर हमने अभी चर्चा की, ये जो नेशनल कैलेमिटी का मैंने चार्ट बनाया है, यदि किसी देश में नेशनल कैलेमिटी आ जाए तो फूड सिक्योरिटी कैसे प्रभावित होती है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे. अगर यहाँ से कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं तो आप नोट कर सकते हैं. मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप इनको नोट कर लें. नाउ वी विल डिस्कस हाउ नेशनल डिजास्टर और कैलेमिटी अफेक्ट फूड सिक्योरिटी. यानी राष्ट्रीय आपदा जो होती है वह फूड सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करती है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि देश में मान लीजिए ड्रफ यानी सूखे की सिचुएशन हो जाती है, यदि किसी देश में ड्रफ यानी कि सूखा पड़ जाता है तो क्या होगा, इट विल लीड टू डिक्रीज इन फूड प्रोडक्शन. इससे क्या होगा, देश में जो अनाज का उत्पादन होगा वह प्रभावित होगा, यानी कि कम होगा. जब अन्न का उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा. इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई, यानी कि महंगाई. द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स विल राइज. यदि किसी भी देश में ड्रफ की सिचुएशन है यानी सूखे की नौबत है, तो सूखे की नौबत के कारण उस देश में फूड प्रोडक्शन क्या होगा, प्रभावित यानी कि अफेक्ट होगा. सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा. और जब फूड प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में उसकी चूँकि डिमांड रहेगी सूखे के समय, तो जिस चीज़ की डिमांड होती है और वह चीज़ कम क्वांटिटी में होती है तो उससे क्या असर पड़ता है, उससे इन्फ्लेशन होता है यानी कि महंगाई. इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति. मुद्रास्फीति यानी जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगें तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन. तो जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होगा, मार्केट में उसकी डिमांड होगी, तो उसका क्या होगा, दाम बढ़ेगा, अर्थात द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन विल राइज. सो द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअरेस्ट पीपुल ऑफ द society will face a major food security. तो ऐसी स्थिति में समाज का जो गरीब तबका होगा वो सबसे अधिक फूड सिक्योरिटी जैसी समस्या का सामना करेगा. लेकिन इसके साथ साथ जो पीपुल जो अबव द पॉवर्टी लाइन हैं उनको भी इन समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है। और अगर ये सिचुएशन है, ये जो ड्रफ की सिचुएशन है, अगर ये क्रॉनिकल हो गई, क्रॉनिकल मतलब क्रॉनिकल हो गई, अगर ये ड्रफ की सिचुएशन क्रॉनिकल पीरियड के लिए हो गई, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घकालीन, इसको कहते हैं दीर्घकालीन। अगर ये ड्रफ की सिचुएशन लंबे समय के रूप में रही तो यही ड्रफ जो बदल जाएगा उसको हम कहेंगे फेमीन। फेमीन अगर ड्रफ की सिचुएशन लंबे समय तक रही तो वह किसका रूप ले लेगी? फेमाइन का। और फेमाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकाल। अकाल। और ऐसी सिचुएशन किसी भी देश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर सकती है। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ फेमाइन, यानी अकाल कब होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। बहरहाल मैं आपको कुछ सेकंड का वक्त दे रहा हूं कि अगर आप इनमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फेमीन। फेमीन जिसे हमने कहा हिंदी में इसे कहेंगे अकाल। व्हाट इज़ ए फेमीन, यानी अकाल की सिचुएशन कब होगी? व्हेन मोस्ट पीपुल डाई, व्हेन मोस्ट people die because of starvation। स्टारवेशन का हिंदी होता है भूखमरी। भूखमरी, जब बहुत अधिक लोग भूखमरी के कारण मरने लगें तो उस समय किसी भी देश में फेमीन की समस्या मानी जाती है। When a large number of people die due to the situation of starvation, that situation is called as famine, and in this situation people will be forced to eat decay foods, contaminated water and will lack body resistance capability। यानी अगर ये तीन लक्षण हैं किसी भी देश में किसी भी नेशनल कैलेमिटी के समय, तो अब हम उस सिचुएशन को कहेंगे फेमीन, यानी कि अकाल। अकाल का पहला लक्षण क्या होगा कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल विल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, यानी लाखों लोग, कह सकते हैं हजारों लोग या लाखों लोग भूखमरी के कारण अपने प्राण त्यागने शुरू कर देंगे। पहला लक्षण तो फेमीन का ये होगा। दूसरा होगा पीपुल विल बी फोर्स्ड टू ईट डीके फूड्स। डीके फूड्स माने सड़े गले भोजन खाने को फोर्स्ड यानी कि विवश होंगे, बाध्य होंगे, यानी लोग सड़े गले भोजन को खाने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे, बाध्य होंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेमीन इज कंटेमिनेटेड वाटर। लोग दूषित जल पीने को मजबूर होंगे। लोग क्या है? दूषित यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर को पीने के लिए विवश, मजबूर या बाध्य होंगे। एंड द थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेमीन विल बी दैट दे विल लैक द बॉडी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी। जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो क्या होगी? उनमें से घटेगी, यानी उसका अभाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गए फेमीन के कैरेक्टरिस्टिक कि यदि आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज़ फेमीन तो आप लिख सकते हैं ए फेमीन इज ए सिचुएशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल विल आल्सो बी फोर्स्ड टू ईट डीके फूड्स एंड contaminated water and will lack the body resistance capability। हिंदी में इस प्रकार समझ लेते हैं कि अकाल की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। इसके अलावा वे सड़े गले भोजन
करने को मजबूर होते हैं, उन्हें स्वच्छ जल नहीं मिल पाता पीने के लिए, यानी कि उनको कंटेमिनेटेड वाटर पीने के लिए मिलता है। इसके अलावा उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि बॉडी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है, वह प्रभावित होती है, यानी कि वह घटनी शुरू हो जाएगी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फेमिन। करेंटली अगर देखा जाए तो हमारे देश में पिछले वर्ष ही, अभी 2021 की बात करें तो जब कोरोना की वजह से लाखों लोग मर गए जिनको इलाज नहीं मिल पाया, वह भी एक लगभग फेमिन की ही सिचुएशन थी, क्योंकि उस समय देश हमारा क्या था, एपिडेमिक की मार झेल रहा था। हमारे देश में अभी अभी जो कोरोना के कारण लाखों हजारों लोग मरे हैं, वह भी लगभग फेमिन जैसी सिचुएशन थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इतिहास में कि जब एक इंडिया में भी एक वर्ष बहुत भयंकर फेमिन का सामना एक इंडियन स्टेट ने किया था। मैं आपको बता दूं कि वह जो फेमिन आया था वह आया था 1943 में आया था। और कहाँ आया था? ये आया था वेस्ट बंगाल में आया था। और इसमें कितने लोग मारे गए? 30 लाख पीपल मारे गए। बंगाल में जो 1943 में फेमिन आया यानी अकाल पड़ा, वह 30 लाख लोगों के जीवन को निगल गया। तो यदि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए फेमिन दैट हैपेंड इन इंडिया, you can give that in 1943 the Indian state West Bengal faced a major famine in which 30 लाख people died of starvation, यानी भुखमरी के कारण ये 30 लाख लोग मर गए। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको समझना है कि फेमिन से प्रभावित सबसे अधिक कौन होता है। अगर फेमिन आ जाए देश में तो सबसे अधिक कौन अफेक्टेड होगा यानी कि प्रभावित होगा। तो पहला होगा एग्रीकल्चरल वर्कर्स, यानी खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं, कामगार हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो दूसरा है वो होगा फिशरमैन, यानी जो मछुआरे होते हैं वे भी फेमिन से अधिकतर प्रभावित होते हैं। एंड थर्ड विल बी द ट्रांसपोर्ट का मतलब था परिवहन वर्कर्स, यानी परिवहन वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे लोग फेमिन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये था फेमिन को लेकर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, जिसे मैंने इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। अब हम आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉप पॉइंट दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हु आर फूड सिक्योर इनसिक्योर, हु आर फूड इनसिक्योर, यानी खाद्य सुरक्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग कौन कौन हैं और इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं। फिलहाल इसमें से यदि आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हु आर फूड इनसिक्योर, यानी खाद्य सुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित लोग कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे पीपुल हु आर लैंडलेस, यानी ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है। भारत में अभी भी आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है जिस पर वे अपनी जीविका के लिए निर्भर हो सकें। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कोई होगा फूड सिक्योरिटी से तो पहला सेक्शन किसका होगा? पीपुल हु आर लैंडलेस, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है। दूसरे कौन होंगे? दूसरे होंगे ट्रेडिशनल आर्टिसियन, यानी पारंपरिक दस्तकार, यानी जो परंपरा से जो एक बिजनेस हमारे इंडिया में देखा, जैसे गांव में आप देखते होंगे लोहार, बढ़ई, इस तरह के लोग जो एक ट्रेडिशनल पेशा को अपनाते हैं, ऐसे लोग दूसरे नंबर पाएंगे जो फूड सिक्योरिटी की समस्या से जूझते हैं। सबसे पहले हम गरीबों की बात करेंगे जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। सेकंड वे लोग आएंगे जो ट्रेडिशनल आर्टिसन हैं, यानी कि पारंपरिक दस्तकार हैं। तीसरे कौन आएंगे? तीसरे आएंगे डेस्टिट्यूट्स,
destitutes including beggars। destitute का मतलब होता है निराश्रित यानी जिनका कोई आसरा ना हो, जिनका कोई सहारा ना हो, उनको बोलते हैं निराश्रित यानी destitute कहते हैं अंग्रेजी में। इंक्लूडिंग बेगर्स जिसमें भिखारियों को भी शामिल किया गया है। यानी तीसरा जो सेक्शन सबसे अधिक प्रभावित होगा फूड सिक्योरिटी की समस्या से, वे लोग हैं destitute इंक्लूडिंग बेगर्स। द फोर्थ सेक्शन दैट विल बी अफेक्टेड विद द फूड सिक्योरिटी इज SC एंड ST। भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग SC और ST के रूप में है। SC को कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और ST को बोलते हैं शेड्यूल्ड टाइप्स यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग भी इस फूड सिक्योरिटी की समस्या से प्रभावित हैं। एंड लास्ट एंड फिफ्थ हु आर अफेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इज पुअर सेक्शन ऑफ OBC। OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। हमारे देश में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वह OBC में आता है। OBC को कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ी जातियां, जिसमें बहुत सारी जाति आती हैं। इस OBC का एक वर्ग तो वेल्दी है यानी प्रॉस्परस है, धनवान है, लेकिन OBC का एक वर्ग आज भी ऐसा है जो लगभग पुअर की कैटेगरी में आता है यानी उसे गरीब कहा जा सकता है। तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द पीपुल दैट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट that has been given in the book, and that point is that what is India doing to remove the problem of food security in our country। यानी हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे देश की क्या नीति रही है जो इस समस्या के खिलाफ हमारी नीतियां रही हैं, उस नीतियों में हम कितना सफल हुए हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें से यदि कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इंडियाज एम टू फूड सिक्योरिटी। यानी फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर इंडिया की यानी भारत के क्या ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद से ही यानी कि 1947 से ही इंडिया ने एक मेजर पॉलिसी को अपनाया ताकि वह देश से फूड सिक्योरिटी की समस्या को दूर कर सके, क्योंकि आज़ादी के समय भारत बहुत ही गरीब था और फूड सिक्योरिटी उस समय मेजर प्रॉब्लम थी। अधिकांश लोगों को 2 टाइम का भोजन पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाता था। इसीलिए आज़ादी के बाद से ही भारत ने मेजर पॉलिसीज़ को अपनाया और इसी मेजर पॉलिसीज़ पर फोकस करने के कारण ही भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जन्म हुआ। हरित क्रांति, ए ग्रीन रिवॉल्यूशन हैपेंड इन आवर कंट्री टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री एंड एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice grew up। यानी फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने पर इतना ज़्यादा फोकस दिया गया कि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति शुरू हो गई और इस हरित क्रांति के कारण ही भारत में जो प्रोडक्शन यानी कि गेहूं और चावल का प्रोडक्शन था वह कई गुना बढ़ गया। नाउ हियर इज ए होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू टेल मी द ईयर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई थी एंड हु वाज द मेन पर्सन और रिस्पॉन्सिबल
पर्सन फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आपको दो उत्तर बताना है जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। सो आई वॉज टॉकिंग व्हाट वाज द impact of the green revolution in our country. During the green revolution, our country saw a very large increase in the production of wheat and rice. यानी कि हरित क्रांति से हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। एंड स्पेशली इन यूपी एंड एमपी, खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फूड प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आंकड़ा है कि यूपी और एमपी में कितना हुआ। तो यूपी में था 44.01 मिलियन टन और एमपी में था ये 30.21 मिलियन टन। ये हरित क्रांति के कारण यूपी में जो प्रोडक्शन था व्हीट का, उसके कारण यूपी और एमपी दोनों स्टेट का फूड प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया था। और इसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर, यानी ड्यू टू द इम्प्रेसिव स्ट्राइड, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावकारी यानी प्रभावशाली, स्ट्राइड मीन्स सफलता से खुश होकर, being happy with the impressive stride of the green revolution, Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, issued a stamp on wheat revolution. हरित क्रांति की सफलता से उत्साहित होकर तत्कालीन जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने व्हीट रिवॉल्यूशन यानी गेहूं क्रांति पर एक डाक टिकट जारी किया था और उस समय था जुलाई 1968। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव जो हमारे देश पर पड़ा, उस प्रभाव के कारण यूपी और एमपी में फूड प्रोडक्शन यानी कि गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसमें दो स्टेट जो अग्रणी थे वे थे यूपी और एमपी। और इसी सफलता से खुश होकर तत्कालीन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इन्होंने एक डाक टिकट जुलाई 1968 में जारी किया और उस डाक टिकट का जो शीर्षक था वो था व्हीट रिवॉल्यूशन यानी गेहूं के क्षेत्र में क्रांति। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यानी भारत में फूड सिक्योरिटी की अभी जो स्थिति है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को डील करने में हम कितना सफल रहे और कितना असफल रहे और वर्तमान में उसकी क्या दशा है, उस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल इसमें से यदि आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आपके पास कुछ सेकंड का वक्त है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि फूड सिक्योरिटी को लेकर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यानी अभी वर्तमान में भारत में जो खाद्य सुरक्षा का मसला है वो है किस स्तर पर है। क्या हम फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने में सफल हुए हैं या आज भी हमारे देश में इवन इन 2022 वी आर अनेबल टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने बात किया कि आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के बाद हमारे देश में जो है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हुआ यानी कई गुना बढ़ गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे देश ने कभी भी फेमिन का अभी तक सामना नहीं किया है। यानी हमारे देश में उस बंगाल के फेमिन के बाद आज तक हमारे देश में कोई बड़ा फेमिन यानी अकाल का समय नहीं आया है। तो इस कारण हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है
उसकी एक सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है, सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक स्थिति है। यानी हमारे देश में अभी फूड सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय हमने जो अनाज की संख्या एक रफ्तार पकड़ी थी, वह रफ्तार आज भी मेंटेन है। यद्यपि अभी हाल की बात करूं, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि कोविड-19 के कारण 2021 में ये सिचुएशन कुछ गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से हमारी व्यवस्था फूड सिक्योरिटी की समस्या थोड़ी लचर हो गई थी, क्योंकि कर्फ्यू लगे थे, जो ट्रांसपोर्टेशन था वह पूरी तरह से बाधित था। तो उस समय कुछ लोगों को फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़े स्तर पर सामना करना पड़ा था। फिलहाल अभी वर्तमान में देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब फूड सिक्योरिटी को लेकर हमारे देश में जो सिस्टम है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी का प्रोसेस है वह दो रास्तों से गुजरता है। फूड सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वह दो रास्तों से गुजरता है, हम दोनों को देखते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक, और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये दो चीज़ें हैं जो फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। पहला क्या है बफर स्टॉक, और दूसरा क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम इन्हीं दोनों पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। आई विल रीड योर टेक्स्ट बुक एंड I will try to make you understand what is buffer stock. Buffer stock is the stock of food grains. यानी जो बफर स्टॉक है ये क्या है, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी अनाज का क्या है भंडार है, यानी कि स्टॉक है। बफर स्टॉक किसको कहते हैं, स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स, यानी सरकार के पास जो अनाज का गोदाम है, भंडारण है, उसी को हम क्या कहेंगे बफर स्टॉक कहेंगे। नेमली व्हीट एंड राइस। और जो फूड ग्रेन्स होंगे क्या होंगे, मुख्य रूप से इसमें होगा व्हीट यानी कि गेहूं, और दूसरा होगा चावल यानी कि राइस। ये दो मेन फूड ग्रेन्स हैं जिनको स्टॉक में गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है, जिसे हम बफर स्टॉक के रूप में जानते हैं। और ये आता कहाँ से है, ये आता है प्रोक्यूर्ड बाई FCI। FCI को कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी फूड जो भारत सरकार का खाद्य निगम है उसको हम कहते हैं FCI, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉरपोरेशन करता क्या है, यह हर साल किसानों से फूड ग्रेन्स यानी कि अनाजों की खरीदारी करता है और उनको स्टॉक करता है कहाँ, अपने ग्रेनरीज यानी गोदाम खाने में रखता है। और यही जो होता है यही गवर्नमेंट के पास रहता है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। तो ये खरीदारी होती है FCI के द्वारा। FCI खरीदारी करता है किसानों से, डायरेक्ट किसानों से मंडी में जाके खरीदता है, और यही FCI के द्वारा रखा गया फूड ग्रेन्स सरकार का बफर स्टॉक कहलाता है। अब कुछ चीज़ें और हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं।